हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 24, जो कि हिस्सा शायरी से एक मसनवी है गुलजार नसीम। किसकी मसनवी है ये? पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, जो आपके इस सिलेबस में दी गई है चैप्टर नंबर 24। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शायर के बारे में, मसनवी के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन जो है पूरा टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो मसनवी है गुलजार नसीम चैप्टर नंबर 24, ये किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। पंडित क्यों? क्योंकि ये कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी ब्राह्मण। पहले हम लोग दयाशंकर नसीम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर शायर के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले इनकी हालात जिंदगी। इनका पूरा नाम था पंडित दयाशंकर नसीम। इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। इनकी पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई, यानी कि इनका जो जहाँ आबाई वतन जो था इनका वो कश्मीर था, हिंदुस्तान के कश्मीर। लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। आबा और अजदाद इनके कश्मीरी पंडित थे, जो कि बाद में लखनऊ आकर के बस गए थे, वहां पे इनकी पैदाइश हुई थी। तालीम। नसीम की इब्तदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई। लखनऊ में उस वक्त नवाब अमजद अली शाह का जमाना था। नसीम के साथ उम्र ने वफा नहीं की और 33 साल की उम्र में सन 1845 में इनका इंतकाल हो गया। यानी कि इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 33 साल के थे जब इनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। 1845 में इनका इंतकाल हुआ। अब आते हैं इनकी शायराना खिदमत की तरफ। शायराना खिदमत कहिए या शायराना खुसूसियात कहिए या अदबी खिदमत कहिए, तो सब एक ही बात होती है। तो इनकी शायराना खिदमत क्या थी? नसीम को बचपन से ही शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। चुनांचा उसी जमाने से शेर कहना शुरू कर, यानी कि इनको बचपन से ही शेर व शायरी की तरफ लगाव था। शायरी में ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनवी के शागिर्द थे। यानी कि इनका अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है कि नसीम किसके शागिर्द थे? तो किसके? ख्वाजा हैदर अली आतिश के लखनवी के शायर थे, यानी कि आतिश के शागिर्द थे। और शायरी में अपने उस्ताद का ही रंग इख्तियार किया और खूब लिखा। यानी कि जो अब उनके शागिर्द थे तो अपने उस्ताद के ही नक्शे कदम पर वो चले, यानी कि उन्हीं की तरह वो भी शायरियां करते थे। नसीम की शायराना पुख्तगी के लिए यही काफी है कि तकरीबन 2 सदियां गुजरने के बाद भी मसनवी गुलजार नसीम की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। यानी कि उर्दू अदब में जो 2 मसनवी है जिनको फर्स्ट और सेकंड कहा जाता है, तो सेकंड नंबर पे गुलजार नसीम आती है और पहले नंबर पे मीर हसन की सहरुल बयान। यानी कि ये 2 मसनवियों को उर्दू की मसनवी निगारी में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। दूसरे नंबर पर ये मसनवी गुलजार नसीम को रखा गया है। अब आते हैं इनकी जो मसनवी है गुलजार नसीम, उसका तनकीदी जायजा या फिर गुलजार नसीम के बारे में। किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा लिखना क्या कहलाता है? तनकीद कहलाता है। तो अगर गुलजार नसीम के बारे में कुछ भी पूछा जाए, गुलजार नसीम का खुलासा ये जायजा लीजिए या उसके बारे में बताइए, तो वो तनकीदी जायजे में ही आता है। तो आइए देखते हैं। मसनवी गुलजार नसीम को उसके तख्लीककार ने एक नए अंदाज और नए रंगो आहंग में पेश किया है, यानी कि नए तरीके से पेश किया है। इस लिहाज से इस मसनवी की कई अहम खुसूसियात हैं। उसमें ख्याल बुलंदी और रियायत लफ्जी के साथ अछूते और नादिर तशबीहात का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ख्याल तो इसके बुलंदी है, साथ ही साथ जो लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। अगरचे मसनवी की जबान फितरी शायरी से थोड़ा दूर है, मरकूदा खुसूसियात की वजह से मसनवी की जबान मुरस्से और पुरतकल्लुफ मालूम होती है, जिसमें रियायत लफ्जी और काफी मलहूज रखा गया है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात शेर में पुख्तगी और एहाम पैदा होता है। उन खानियों के बावजूद नसीम ने अशआर में सादगी इख्तियार किया है जो रवा और खूबसूरत नजर आते हैं। गुलजार नसीम को एक कामयाब मसनवी बनाते हैं जिसकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। यानी कि जो अल्फाज को इस तरह से बयान किया गया है, एक तरह से मुरस्सस साजी, यानी कि ऐसा लगता है कि आदमी 2 लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, या फिर इस तरह से पेश किया गया है कि पढ़ने वाले को बहुत ही ज्यादा उसमें मजा आता है।
اور جو جس طرح کے الفاظ تشبیہات یعنی کہ کسی کے سے اگزامپل دے کر کے کسی کو بیان کیا گیا ہے، تو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو پڑھنے پہ بہت ہی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ آج بھی مقبول ہے۔ پوری جو اسٹوری ہے، کہانی جو ہے مثنوی میں جو بتائی گئی ہے، وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا دیا شنکر نسیم کے بارے میں۔ تو اب آتے ہیں ہم لوگ ان کی جو مثنوی ہے گلزار نسیم، اس کا خلاصہ، یعنی کہ اس مثنوی میں کیا کہانی بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں، اس کا خلاصہ یعنی کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے مختصر طور پہ، کہ جس سے کہ پورا جو کہانی ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس جو مثنوی ہے گلزار نسیم، اس کا خلاصہ یا اس کی کہانی کیا ہے۔ زیر نصاب مثنوی بقاولی پنڈت دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم سے ماخوذ ہے، یعنی کہ جو آپ کے میں جو بند یا جو مثنوی کا ایک حصہ دیا گیا ہے اس کا نام ہے بقاولی۔ تو وہ کس کی مثنوی سے لیا گیا ہے؟ گلزار نسیم مثنوی سے لیا گیا ہے۔ مثنوی کے اس اقتباس میں بقاولی کی آمد اور اس کے وزیر بننے کی تصویر کو پیش کیا گیا، یعنی کہ جو آپ کے میں جو پارٹ پہ جو مثنوی کا جو حصہ پیش کیا گیا ہے اس میں کیا اسٹوری ہے کہ وہ کس طرح سے آتی ہے، اس کا انٹروڈکشن، اور اس کا کس طرح سے وہ زین الملوک کے دربار میں وزیر بن جاتی ہے، اس والا قصہ جو ہے وہ اس حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں جنات کی لڑکی اور انسان کے لڑکے کی محبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی کے اس اقتباس میں شہزادہ تاج الملوک جو کہ انسان ہے، اور جن نساد یعنی کہ جو شہزادی بقاولی، یعنی کہ جو دو لوگوں کی لو سٹوری جو اس مثنوی میں بیان کی گئی ہے، اس میں لڑکا کون ہے؟ شہزادہ تاج الملوک ہے جو کہ ایک شہزادہ ہے، اور جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ بقاولی۔ وہ کون ہے؟ وہ جنوں کی شہزادی ہے، یعنی کہ وہ صنفی طور پہ وہ ایک جنس ہے۔ کہ عشق کی داستان بیان کی گئی ہے جس میں جناتوں کی شہزادی گل بقاولی تھی، اس واقعے کا منظر کشی کی گئی ہے، یعنی کہ اس جو جناتوں کی شہزادی ہے گل بقاولی، اس کو ایک انسان شہزادہ جو ہے تاج الملوک، اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ ان دونوں کی جو عشقیہ داستان ہے وہ اس مثنوی میں بیان کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسٹوری۔ جو آپ کے بک میں اس اسٹوری کا جو حصہ دیا گیا ہے اس میں اس کا کیا ہے اسٹوری، دیکھیے جو مثنوی دی گئی ہے اس کی اسٹوری کچھ اس طرح ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ گل بقاولی اپنے محبوب تاج الملوک کی تلاش میں بھیس بدل کر نکل جاتی ہے، اور در بدر کی خاک چھانتی ہوئے سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے آخرکار خوش قسمتی سے بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ بادشاہ زین الملوک کے دربار میں جب وہ پہنچتے، زین الملوک جو کہ نام ہی مل رہا ہے تاج الملوک سے، یعنی کہ زین الملوک تاج الملوک کے والد ہیں، یعنی کہ فادر ہیں، ان کے دربار میں جو ہے وہ بھیس بدل کر کے پہنچ جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے جنگل سے گزرتے ہوئے بہت پریشانیوں کو اٹھاتے ہوئے وہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ جاتی ہے بھیس بدل کے، گل بقاولی، جہاں اس کا گوہر مقصود موجود ہے، یعنی کہ اس کا جو محبت ہے تاج الملوک وہاں پہ وہ موجود ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنے حاضر جوابی سے سحر انگیز کر غیر معمولی طور پر متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اتنی حاضر جواب اور اتنی ذہین ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کو جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے متاثر کر دیتی ہے، اور اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے۔ وہ بھیس بدل کے آدمی کے گیٹ اپ میں جو ہے وہ ان کے دربار میں پہنچتی ہے۔ بادشاہ زین الملوک گل بقاولی کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیتا ہے، یعنی کہ بادشاہ جو ہے وہ اس سے اتنا امپریس ہو جاتا ہے، اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دربار کا وزیر جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو یہی اسٹوری جو ہے وہ آپ کے بک میں جو نظم کے مثنوی دی گئی ہے اس میں یہی اسٹوری کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ وزیر بننے کے بعد بادشاہ کے دربار میں خوشگوار منظر اور خوشحالی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ دیکھتی ہے کہ کتنا خوشگوار ماحول ہے یہاں کا، انسان لوگ اتنے خوش بھی ہوتے ہیں، اسے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، حیرت زدہ رہ جاتی ہے، اور خفیہ طور پر اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے، یعنی کہ اور چپکے چپکے اپنے جو محبوب ہوتا ہے اس کا جو تاج الملوک، اس کو وہ ڈھونڈتی بھی رہتی ہے۔ اسی دوران اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محبوب تاج الملوک اسی دربار میں موجود ہے، یعنی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسی کا محل ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اس ملک کا شہزادہ بھی ہے، چنانچہ اس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے گوہر مقصود کو پا لیتی ہے۔
यानी कि फिर वो इतना खुश हो जाती है कि यानी कि जिस लिए वो भटक रही थी वो अपने मकसद को पा लेती है, वो अपने जो महबूब होता है उससे मिल जाती है। तो ये इस स्टोरी का, इस मसनवी का यही खुलासा है आप लोगों को। आई होप ये, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है तो इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक स्टोरी की तरह पे आप इसको याद कर लीजिएगा और अपने लफ्जों में इसको लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके बुक में भी दिए गए हैं, मुख्तसर तरीन सवालात। पहला है, नसीम का पूरा नाम क्या है? आंसर इसका दयाशंकर नसीम। अगला सवाल, नसीम कहाँ पैदा हुए थे? आंसर इसका लखनऊ में पैदा हुए थे। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके आबा व अजदाद कहाँ से थे, तो इसका जवाब होगा कश्मीर से। ये बाद में हिजरत करके लखनऊ चले आए और फिर यहीं पर ये लोग इन्होंने सुकूनियत अख्तियार कर ली, यानी कि सेटल हो गए। अगला सवाल है, नसीम की मसनवी का क्या नाम है? आंसर इसका गुलजार नसीम। सवाल नंबर 4, नसीम का इंतकाल कब हुआ? आंसर इसका 1845 ईस्वी में। सवाल नंबर 5 है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? आंसर इसका आतिश लखनवी के। सवाल नंबर 6 है, जेर निसाब मसनवी में किस वाक़ये को नज्म किया गया है, यानी कि किस वाक़ये को बयान किया गया है? आंसर इसका ज़ैनुल मुलूक और गुल बकौली के किस्से को नज्म किया गया है, या उनकी इश्किया दास्तान को नज्म किया गया है। सवाल नंबर 7 है, नसीम की पैदाइश कब हुई? आंसर इसका 1811 में नसीम की पैदाइश हुई। कहाँ? लखनऊ में। अगला सवाल है, नसीम के वालिद का नाम लिखिए। आंसर इसका पंडित गंगा प्रसाद कौल। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में जो पहला सवाल है, सिन्फ़े मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। तो आइए हम लोग सिन्फ़े मसनवी के बारे में पढ़ते हैं। आंसर इसका, मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है जिसमें आमतौर से हुस्न इश्क की तवील दास्तान या मैदान जंग के रज़मिया दास्तान को बयान किया जाता है। यानी कि एक तवील दास्तान जो है वो हुस्न इश्क की हो, चाहे लड़ाई वड़ाई की हो, उसको एक बयान किया जाता है। चूंकि नज्म और गजल में इस तरह के वाकयात को पेशकश मुमकिन नहीं थी, इसलिए इस सिन्फ मसनवी का रिवाज आम हुआ। यानी कि गजल या नज्म में इतना तवील दास्तान को बयान नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मसनवी का जो है वो इजाद हुआ। लफ्ज मसनवी अरबी के लफ्ज सनी से बना है जिसके मायने दो दो के होते हैं। यानी मसनवी के तमाम अशार अलग अलग रदीफ काफिया में होते हैं, लेकिन एक शेर में दोनों मिसरे हम रदीफ और काफिया में यकसानियत रखते हैं। यानी कि जो दो दो मिसरे होते हैं वो हम रदीफ और हम काफिया होते हैं, दो दो मिसरों का जो है वो बंद होता है। दो अशार जो होते हैं वो एक ही रदीफ और काफिया के होते हैं। तो ये था मसनवी के बारे में। इसमें से आप कोई भी 5 पूछा गया है तो 5 लाइन लिख दीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, बकावली अपने महबूब की तलाश में के लिए क्या क्या करती है? आंसर इसका, बकावली अपने महबूब की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती है। एक अरसे तक अपनी जिन्नातों की आबाई दुनिया से निकलकर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रहती है। यानी कि अपनी जो दुनिया जिन्नातों की दुनिया थी उससे निकल करके वो इंसानी दुनिया में दर दर भटकती रहती है, जंगल जंगल। आखिरकार उसकी मुलाकात बादशाह ज़ैनुल मुल्क से हो जाती है। अपनी सहरंगेज शख्सियत से बादशाह ज़ैनुल मुल्क को मुतासिर कर देती है, यहाँ तक कि उसके दरबार में वजारत के ओहदे तक पहुंच जाती है, यानी कि वजीर बन जाती है उसके दरबार में। वो नस्ली एतबार से जिन्नात थी, लेकिन अपनी जहानत से इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में शामिल हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, ज़ैनुल मुल्क की मुमालकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस होता है? यानी कि जब ज़ैनुल मुल्क के मुल्क में वो गुल बकावली पहुंचती है तो उसको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? आंसर इसका, बकावली जब ज़ैनुल मुल्क के मुमालकत में पहुंचती है तो इब्तिदा में उसे थोड़ी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वो अपने मुल्क से तवील सफ़र करके ज़ैनुल मुल्क के दरबार में आई थी। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उसने किया था, लेकिन जब उस दरबार का खुशगवार माहौल देखती है तो हैरत ज़दा रह जाती है और खुफिया तौर पर अपने महबूब की तलाश में सरगर्दा रहती है। तो जब वो उसके दरबार में पहुंचती है तो देखती है कि बहुत खुशगवार माहौल है, तो उसको ताज्जुब होता है कि इंसान भी इस तरह से खुशगवार ज़िंदगी मैसर कर सकते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा हैरत होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है, क्योंकि वो उसने बहुत ज़्यादा परेशानियों को उठाया होता है। तो वो फिर यहाँ का माहौल देख करके वो थोड़ा इत्मीनान की सांस लेती है और फिर वो भेज बदल के वहाँ रहती है और अपने महबूब की तलाश जो है वो शुरू कर देती है।
اب 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में। देखिए जैसे सवाल नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन में, नसीम की मुख्तसर सवाने बयान कीजिए। सवाने यानी कि हालात जिंदगी, उनके बारे में जीवनी, सवाने को हिंदी में जीवनी कहते हैं, तो उनकी जीवनी लिखिए, या फिर मुख्तसर में यानी कि शॉर्ट में नसीम की मुख्तसर लिखिए, या फिर लॉन्ग में देखिए सवाल नंबर 2 आपकी बुक में दिया गया है, दयाशंकर नसीम की हालात पर तफसीली रोशनी डालिए। यानी कि हालात यानी कि हालात जिंदगी के बारे में लिखिए, पूरा उनकी पैदाइश और इब्तदाई जिंदगी के बारे में। या फिर सवाल नंबर 3 है दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम का तनकीदी जायजा लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, उनकी हालात जिंदगी, उनकी शायरी की खुसूसियात और मसनवी का तनकीदी जायजा शुरू में ही मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी में से आप लिख दीजिएगा। जो पैरा पूछा जाए, तनकीदी जायजा पूछा जाए तो तनकीदी जायजा वाला पैरा लिख दीजिएगा। अगर उनकी मुख्तसर सवालें पूछी जाए तो हालात जिंदगी मुख्तसर में यानी कि इन शॉर्ट में लिख दीजिएगा, और अगर डिटेल में पूछी जाए तो उनका हालात जिंदगी के साथ साथ शायराना खुसूसियात भी लिखिएगा। तो ये था इन 3 का क्वेश्चन। अब अगला सवाल है ज़ेर निसाब मसनवी का खुलासा लिखिए। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ज़ेर निसाब यानी कि आपके सिलेबस में, निसाब यानी कि आपका सिलेबस में जो मसनवी दी गई है गुलजार नसीम, उसका खुलासा वो भी मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा तो वो सारे कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिया गया है वो है बकौली के किरदार पर 5 जुमले लिखे, यानी कि बकौली के बारे में लिखना है। तो हालांकि इसमें आप वो खुलासा भी लिख सकते हैं, तो खुलासे में ही जो मसनवी की दास्तान है या किस्सा है उसमें जो जितना गुल बकौली के बारे में है वो आप लिख दीजिए, तो वो भी करेक्ट होगा अपने लफ्जों में। और मैंने भी एक आंसर तैयार किया है, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं। आंसर है ज़ेर निसाब मसनवी के इक्तबास में बकौली एक मरकजी किरदार है, यानी कि जो मेन किरदार है वो है गुले बकौली। वो नस्ल से के एतबार से परिजात यानी कि जिन है, लेकिन एक इंसान ताजुल मुलुक से मोहब्बत करती है और अपने महबूब की तलाश में वो इंसान बन जाती है, यानी कि इंसान का भेष बदल करके वो आती है। इतना ही नहीं, इंसान की शक्ल में भी मर्द का किरदार अदा करती है, यानी कि इंसान ही नहीं बनती है बल्कि वो एक मर्द का भेष जो है वो धारण करती है, और अपनी जहानत से ज़ैनुल मुलुक बादशाह के दरबार में वजीर के ओहदे तक पहुंच जाती है और आखिरकार अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हो जाती है। तो यह है गुले बकौली का किरदार इस जो मसनवी में बयान किया गया है। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब दयाशंकर नसीम के बारे में और इस चैप्टर का जो खुलासा मैंने बताया, अगर वो दो चीज़ें आप इस चैप्टर की अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप अगर वही लिख देते हैं, अगर बकौली के बारे में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप खुलासा भी लिख देते हैं, तो आपको पूरे नंबर जो है पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप दयाशंकर नसीम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी कैसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप वो कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।